हेलो स्टूडेंट्स and वेलकम बैक टू योर own चैनल लर्न विद चाहत। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का बुक 1 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसके आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न विद चाहत। आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलते रहें और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का दायरा बढ़ा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। और ये क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है और 2025 बोर्ड में आया भी है ये। लोकतंत्र अनुभवों के मिश्रित रिकॉर्ड के बावजूद दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षा में सहभागी है। दो उपयुक्त तर्कों से कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बेसिकली आपको क्या बताना है कि जो दक्षिण एशिया का एरिया है, वहाँ पे अलग अलग राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं पे सैनिक शासन है, कहीं पे संवैधानिक राजतंत्र है अलग अलग वहाँ पे राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को लोकतंत्र पसंद है। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है और इसमें आपको वो बात भी बतानी है कि वो जो सर्वे हुआ था उसके बारे में भी आपको इसमें बताना है। देखिए, दक्षिण एशिया की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है। ठीक है, वो लोग लोकतंत्र को पसंद करते हैं। दक्षिण एशिया में किए गए सर्वे से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ लोकतंत्र को व्यापक जनसमर्थन हासिल है। देखिए, एक सर्वे हुआ था दक्षिण एशिया रीजन में, जिसमें लोगों से पूछा गया कि आप बताओ, लोकतंत्र बेहतर है या फिर आपको कभी कभी तानाशाही बेहतर लगती है ज़्यादा, या फिर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सर्वे हुआ था बांग्लादेश में, भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, इन कुछ देशों में ये सर्वे हुआ था और फिर ये रिपोर्ट निकल कर आई, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोकतंत्र को बेहतर मानते हैं। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान साइड कुछ लोग हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोकतंत्र लाओ, तानाशाही लाओ, जो मर्जी लाओ। कुछ बहुत ही कम लोग हैं, हम देखेंगे कि वो तानाशाही को सपोर्ट करते हैं। तो इस सर्वे के बारे में आप लोग बता सकते हो। ठीक है, और आप ये पॉइंट भी इसमें डाल सकते हो कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, पाकिस्तान जो है, चाहे वहाँ पे बार बार लोकतंत्र को हटाने की कोशिश की जाती है, वहाँ पे बार बार सेना शासन आ जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोकतंत्र वापस आ जाता है। ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोकतंत्र वापस आ जाता है। तो हम ये दिखा सकते हैं इससे कि वहाँ पे भी लोगों को लोकतंत्र पसंद है। और इस सर्वे के बारे में भी आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की सफलता में आई किन्हीं दो चुनौतियों का उल्लेख करें। भाई, जो सार्क है वो एक सफल संगठन नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, वो ही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद रहते हैं, जातीय संघर्ष हैं। अगर हम श्रीलंका में देखें तो वहाँ दो ग्रुप्स थे, सिंघली और तमिल, उनके बीच जातीय संघर्ष था। ठीक है, अलग देश की भी मांग की गई थी उसमें। और संघर्षों वाला क्षेत्र है, हमेशा कोई ना कोई संघर्ष लगा रहता है। भारत पाकिस्तान में लड़ाई चलती रहती है और भारत और बाकी और देशों में भी आपस में कुछ ना कुछ मतभेद लगा रहता है। दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी बात पे अनबन होती रहती है। सीमा विवाद है, अगर हम देखें, अगर हम वो उसकी पाकिस्तान की बात करें तो वो कश्मीर पे अपना दावा करता है ना। गुजरात में एक जगह है कच्छ, वहाँ पे वो दावा करता है कि इतना एरिया मेरा है। तो सीमा विवाद भी हमको देखने को मिलता है। और छोटे देश ये मानते हैं कि साफ्ता, SAFTA
जो एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था दक्षिण एशिया के देशों के बीच में, उसकी आड़ में भारत क्या करना चाहता है, छोटे देशों की बाजार में सेंधमारी करना चाहता है और इसके ज़रिए वो समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है वहाँ के दक्षिण एशिया के छोटे देशों में। बट भारत का ऐसा मानना नहीं है। तो ये आप बता सकते हो कि इस वजह से सार्क एक असफल संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति व सहयोग को बढ़ाने के कोई 2 उपाय बताइए कि कैसे हम शांति व सहयोग स्थापित कर सकते हैं दक्षिण एशिया में। तो हम क्या कर सकते हैं, बार बार नियमित सम्मेलन करवा सकते हैं, वार्षिक सम्मेलन करवा सकते हैं जिसमें जो नेता होंगे, लीडर्स होंगे देशों के, वो बैठेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दूर करेंगे, अपनी प्लानिंग्स एक दूसरे को बताएंगे कि अगर दोनों को लग भी रहा होगा कि कहीं ये तो मुझ पे हमला नहीं करने वाला, तो फिर उस बात को रिजॉल्व किया जाएगा कि अगर कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं तो वो रिजॉल्व होंगी। इस क्षेत्र के सदस्य देशों के मध्य विश्वास बहाली करना, आपस में ऐसे विश्वास बढ़ेगा और व्यापार द्वारा भी क्या कर सकते हैं, शांति को स्थापित किया जा सकता है। व्यापार से बहुत कुछ होता है, व्यापार जब होता है ना तो बहुत सारे मैटर्स सॉल्व हो जाते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र को कमज़ोर करने के कारण लिखिए, या पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी क्यों नहीं रहता। वेरी इंपॉर्टेंट 6 मार्क का क्वेश्चन। तो देखिए पाकिस्तान में क्या है कि सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी लोग जो हैं, अभिजात अमीर अमीर लोग जो हैं, वो चाहते ही नहीं है लोकतंत्र स्थापित हो। उन्होंने पूरे समाज पे अपना दबदबा कायम कर रखा है। भाई सेना सेना क्यों चाहेगी, सेना अगर लोकतंत्र आ गया इन सबको तकलीफ नहीं हो जाएगी। ये लोग कैसे फिर अपना समाज पे दबदबा कायम कर पाएंगे, कैसे अपनी मनमानी कर पाएंगे, इसलिए ये लोग नहीं चाहते लोकतंत्र स्थापित हो। फिर भारत पाकिस्तान में हमेशा तनातनी रहती है, हमेशा संघर्ष का माहौल बना रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है भारत और पाकिस्तान में। आतंकवाद अगर हम देखें, भाई भर भर के पाकिस्तान में आतंकवादी हैं। और अगर भाई आतंकवादी क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित हो, वो कभी नहीं चाहेंगे। अगर थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी ना लोकतंत्र स्थापित होने से, उन्हें भी तो वो कभी होने ही नहीं देते लोकतंत्र को स्थापित। भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पाता। अब जैसे अमेरिका है, चाइना है, ये क्या है, ये दूसरे देश उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। कभी कोई आवाज़ नहीं उठाता अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कि हाँ पाकिस्तान में भी लोकतंत्र आ जाना चाहिए। कोई इतना सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये बाहर के देश अपना फ़ायदा देखते हैं, वो पूरा करते हैं, अमेरिका जैसे देश, और कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद के मुद्दे बताइए। तो भारत और पाकिस्तान में विवाद के कई सारे मुद्दे हैं, कई बार इस वजह से उनमें युद्ध भी हो चुका है। एक 1947 में युद्ध हुआ था कश्मीर को लेके, 1965 में भी युद्ध हुआ है, फिर ताशकंद समझौता हुआ था, है ना। उस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1971 में भी एक युद्ध होता है जब बांग्लादेश बनता है, उस टाइम इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी। 1999 में भी एक कारगिल युद्ध होता है। कश्मीर को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, कश्मीर पे पाकिस्तान अपना दावा करता है और कुछ ना कुछ वहाँ पे फिर लोग, वहाँ कश्मीर के लोगों को भड़काता भी है और उन्हें हथियार भी देता है। अभी देखा था आपने 2025 में क्या हुआ, अभी कुछ महीनों पहले, कि उन्होंने टूरिस्ट पे अटैक किया, मासूम टूरिस्ट पे, स्पेशली जो मेल्स थे उनको टारगेट किया गया और जो फीमेल्स थी उनके सुहाग को उजाड़ा गया। देन ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च करती है भारत सरकार। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है, सिंधु नदी जल विवाद है, सिंधु नदी के पानी शेयर करने को लेकर विवाद है। और उसके चलते फिर एक 1960 में संधि भी हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, लेकिन 2025 में जो पाकिस्तान ने किया उसके बाद इंडिया ने इस संधि को ख़त्म कर दिया। सरकरी रेखा विवाद है, गुजरात में एक जगह है कच्छ, ठीक है, ये है गुजरात और इसमें एक जगह है कच्छ। तो वहाँ पे पाकिस्तान अपना दावा बोलता है, अपना दावा करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान की जो सीमा है वो यहाँ तक है, लेकिन इंडिया कहता है कि नहीं, हमारी यहाँ तक है तो तुम्हारी यहाँ तक कैसे हो गई। तो ये दिक्कत आ जाती है और एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि ये हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा होगा। आतंकवाद फैलाता है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा, हमारे
कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी लड़ाई होती है तो फिर वहाँ पे पाकिस्तान पहुँच जाता है हमारे इंडिया में और लोगों को भड़काने का काम करता है। एक खुफिया एजेंसी है इसकी, ISI, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र की राह का वर्णन दें। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष दो श्रीलंका जो था वो आपका 1948 में आज़ाद हो जाता है, ठीक है, और उन दिनों उसे सिलोन बोला जाता था। दो समुदाय हैं, उनके बीच जातीय संघर्ष देखने को मिलता है, एक है सिंगली और एक है तमिल। सिंगली जो है वो मेन नेटिव्स है वहाँ के, और जो तमिल्स है ना, वो तमिल्स जो थे वो जब ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था तो उस दौरान उन्होंने तमिल्स को श्रीलंका भेजा था फॉर सम ट्रेड रीजंस। और सिंगली राष्ट्रवादियों का मानना है कि तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका तो सिर्फ सिंगलियों का है, तमिल तो वहाँ पे बाद में आए हैं, है ना। कुछ तमिल वहाँ के नेटिव्स भी हैं और कुछ जो हैं वो भारत से उठ के भी गए, भारत से भी उनको भेजा गया था। तो सिंगलियों का मानना है कि श्रीलंका तो सिर्फ सिंगलियों का है। तमिलों के प्रति उपेक्षा भरा बर्ताव, अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता था तमिलों के साथ। सारी सरकारी जो भी जॉब्स थी, जो भी शैक्षणिक संस्थान में, उनमें क्या हुआ, सिंघलियों को प्रेफरेंस देनी जाने लगी। गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बनाए, सिंघली को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ये सारी चीज़ें की गई। तो एक तरीके से गलत बर्ताव था तमिलों के साथ। तो एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई। 1983 के बाद क्या हुआ, उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बनता है, जिसे LTTE भी बोलते हैं, लिट्टे, और इसकी फुल फॉर्म ये आपके सामने लिखी है। यह संगठन श्रीलंका सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा था, इनकी लड़ाई चल रही थी। इसने क्या बोला कि तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग कर दी इसने। श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है। अब देखिए, ये है श्रीलंका। तो लिट्टे ने बोला कि जब तुम हमारे साथ ऐसे इतना बुरा बर्ताव कर रहे हो, जब तुम हमारे साथ रह ही नहीं सकते, तुम इतना बेकार बिहेव हमारे साथ कर रहे हो, तो यार हमें एक अलग ही देश दे दो ना तुम। तो उत्तर पूर्वी इलाका था श्रीलंका का, तमिलों ने बोला कि इस रीजन में हमारा एक अलग देश आप हमें दे दो। 1987 में भारत क्या करता है फिर, श्रीलंका में शांति सेना भेजता है कि वो सेना वहाँ जाए और शांति को स्थापित करे। लेकिन क्या होता है कि फिर 1989 में उसे सेना को वापस बुलाना पड़ता है, वो भी बिना लक्ष्य हासिल करे, क्योंकि जो श्रीलंका की जनता थी ना, उसने भी पसंद नहीं किया था खास भारतीय सेना की उपस्थिति को। और वो जो जनता थी श्रीलंका की, उन्होंने समझा कि श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में भारत हस्तक्षेप कर रहा है, और जो सेना थी ना वो तमिलों के साथ ही जा भिड़ी थी, इस वजह से उसे वापस बुलाना पड़ा था। फिर क्या होता है, नॉर्वे और आइसलैंड जैसे जो देश थे उन्होंने मध्यस्थता की, दोनों में थोड़ी सुलह कराने की कोशिश की। फिर लास्ट में क्या होता है, 2009 में LTTE लिट्टे को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, और सशस्त्र संघर्ष का भी समाप्त हो जाता है। तो ये पूरा ऐसे सिविल वॉर चला था जहाँ दो कम्युनिटीज़ लड़ रही थी आपस में श्रीलंका में। सिविल वॉर को हिंदी में गृह युद्ध बोलते हैं, यानी कि जब अपने ही देश के लोग आपस में लड़ें। तो श्रीलंका में यही चल रहा था। फिर 2009 में वो ख़त्म हो जाता है। तो संघर्षों की चपेट हमने देखा कि कितना ज़्यादा संघर्ष था श्रीलंका में, फिर भी उसने काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में तरक्की हासिल की है, जैसे कि अच्छी आर्थिक वृद्धि दर है, उसकी विकास दर है, उच्च विकास दर है, और जनसंख्या वृद्धि पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाला पहला विकासशील देश है। दक्षिण एशिया देशों में अगर हम देखें तो श्रीलंका ने सबसे पहले अपना उदारीकरण किया, मुक्त द्वार की नीतियों को अपनाया। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी कई सालों से इस देश के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जो इसके GDP है, वो क्या है, दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब छोटा देश होने के नाते काफ़ी अच्छा GDP है उसका। सबसे ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि सबसे ही ज़्यादा है, फिर तो भारत तो फिर कुछ है ही नहीं, है ना। तो इतना भी नहीं है, लेकिन छोटा देश होने के नाते है, अच्छा GDP है। अंदरूनी संघर्ष के झंझावटों को झेलकर भी श्रीलंका ने क्या किया, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को कायम रखने का पूरा प्रयास किया है, और पूरा उन्होंने लोकतंत्र को बनाए रखा है आज़ादी से अभी तक।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों का सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का आकलन कीजिए। बेसिकली ये रिलेशंस पूछ रहे हैं कि किन बातों में जो भारत और बांग्लादेश है एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, और किन उस रीजन्स में, किन मुद्दों में वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते हैं या विरोध करते हैं। तो बांग्लादेश और भारत में सहयोग के मुद्दे क्या क्या हैं? बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा भी है ना, जो 2014 में हुई थी। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसलों पर भी दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद के मुद्दे अब हम देख लेते हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर दोनों में मतभेद है। भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथी जमातों का समर्थन करता है बांग्लादेश, और ये बात भारत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि जो इस्लामी कट्टरपंथी लोग हैं और वो जो भारत के अगेंस्ट में चीज़ें करते रहते हैं, उसका जो सपोर्ट करता है बांग्लादेश, वो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और भारत में बांग्लादेश से काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, है ना, अवैध प्रवास करते हैं, बिना परमिशन के, बिना उसके रहने लग जाते हैं आके भारत में। ये चीज़ भी भारत को अच्छी नहीं लगती है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से इनकार करना, तो ये भी भारत को नहीं अच्छा लगता है। ढाका का भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना। बांग्लादेश सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी पर दादा की तरह बर्ताव करती है ना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर दोनों में विवाद है। भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में विरोध को हवा देना, ये भी अच्छा नहीं लगता है भारत को। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करने को लेकर इन्हें थोड़ा ऑब्जेक्शन है। व्यापार में बेईमानी बरतने का आरोप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। तो साफ्ता क्या है और दक्षेश में इसकी भूमिका भी बतानी है। तो साफ्ता 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे, और ये समझौता 1 जनवरी 2006 से फोर्स में आ गया। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है दक्षिण एशिया देशों में व्यापार पर लगने वाले शुल्क को कम करना। व्यापार पे शुल्क कम लगेगा तो आपस में देश ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करेंगे, और क्या होएगा फिर उनमें ज़्यादा फिर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, संघर्ष थोड़े कम होंगे। और यदि दक्षिण एशिया के सभी देश अपनी सीमा के आर पार मुक्त व्यापार करेंगे तो क्या होगा, इस क्षेत्र में शांति और सहयोग का एक नया अध्याय शुरू होगा। इस बात से, इस हफ्ता के पीछे यही भावना छुपी है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, और इस वीडियो को दोस्तों यार के साथ शेयर भी कर देना। डियर स्टूडेंट्स, पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो, और सपोर्ट दिखाया करो यार, बहुत मैटर करता है आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।